हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। इसी तरह वह दिन शाम में तब्दील होने लगे, जहाँ एकांश विजयवाड़ा से सीधा नागपुर आ गया था। उसके साथ अध्यात्म, विद्वांस, गुरु और मल्हार भी मौजूद थे। इस वक्त वो सभी एक होटल में मौजूद थे, जहाँ फार्म हाउस में जाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं पिछली रात सुनी वो अननोन कॉलर के बैकग्राउंड में चल रही न्यूज़ गूंज रही थी, जहाँ एकांश ने बाथटब से बाहर आते हुए खुद से कहा, वो आवाज़ कैसे पता लगाऊं कि कौन है वो। ये कहते हुए कांस अपने आईब्रो को खुलाने लगा और उसमें स्पोर्ट न्यूज़ चैनल लगा दिया। तब उसके कान में एक आवाज़ गई, सेमीफाइनल मैच पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। अल्फा टीम की जीत देखने लायक होगी। हमें अपनी टीम के कप्तान काई के दमदार शॉट्स को देखने मिलेंगे। जिसे सुनते हुए एकांश के कान खड़े हो गए और उसने एकदम से पलट कर टीवी स्क्रीन कर दी, जहां बार बार कल्याण और उसके टीम के फोटो और अदर टीम के फोटो दिखाए जा रहे थे, जिन्हें देखते हुए एकांश ने अपनी मुट्ठी बंद करते कहा, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए एकांश टीवी को घूरने तभी विध्वंस ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, एकांश ने गहरी सांस भरते कहा, अंदर आ जाओ। विध्वंस ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर कहा, तैयारी हो गई है। एकांश ने अपना सिर हिला दिया और रेडी होने लगा। तब विध्वंस ने पीछे से कहा, तुझसे एक बात पूछनी थी। एकांश ने अपने कमर पर बेल्ट लगाते पूछा, क्या इस बारे में कि गोवा में रेड मेरे भैया ने करवाई थी, तो तुझे पहले से पता है इस बारे में? विध्वंस ने हल्की नाराजगी से कहा। जवाब में एकांश ने पलट कर विध्वंस को देखा और सिर हिला दिया। हाँ, विध्वंस ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुझे पहले से पता था कि वो एनएसओ का चीफ है, मैं ठीक कर रहा हूँ ना? एकांश ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे तो तब से पता है जब मैं 18 साल का था कि वो एनओसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि वो इतनी तरक्की करेंगे। अच्छी बात है। जिसे सुन विध्वंस ने तेज आवाज में कहा, तो फिर चुप क्यों था? हम सबके अंधेरे में क्यों रखा? एकांश ने बेल्ट को कसते हुए बिना पलटे कहा, क्योंकि कुछ बातें सिर के साथ नहीं वक्त के साथ समझ जाती है। सुन विध्वंस ने झुंझलाते हुए, पर तुझे तो वक्त भी मिला और सच भी, फिर क्यों नहीं बोला? जवाब में एकांश ने मुड़कर उसे देखा और कहा, क्योंकि बोलने से फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाले तैयार होने चाहिए। विध्वंस ने एकांश की बात सुन पूछा, और तुम उसके भाई हो या मोहरे? एकांश ने होठों पर सादगी भरी मुस्कान लिए कहा, मैं वो हूँ जो किसी का मोहरा नहीं बनता, ना तुम्हारे फादर का और ना मेरे भाई का। जिसे सुन विध्वंस ने गुस्से से कहा, तू उसका साइड ले रहा है? एकांश ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं साइड नहीं ले रहा, मैं हालात को देख रहा हूँ। जैसा भी है हमारे खिलाफ नहीं है, बस हमें बचाने का तरीका उसे समझ नहीं आता। जिसे सुन विध्वंस ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, बचाने के नाम पर सब उजाड़ देगा? एकांश ने अपने बालों को पीछे सेट करते हुए विध्वंस को देखते हुए कहा, और अगर वो ना होता तो हम कब के डूब चुके होते। कभी कभी चुप रहकर भी लड़ाई लड़ी जाती है। वंश, जिसके शांत लहजे पर विध्वंस ने कुछ पल चुप रहने के बाद शांत लहजे में कहा, तो तू हमेशा सब जानता है, फिर भी खामोश क्यों रहता है? जवाब में एकांश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अव्यक्त नहीं हूँ। मेरे हिस्से की आग मैं अंदर जलाता हूँ, बाहर नहीं फेंकता। जिस पर विध्वंस कुछ कहता उससे पहले कमरे का दरवाजा खुला और मल्हार अंदर आया। सब रेडी है, फार्म हाउस निकलना है। एकांश ने घड़ी पहनी और धीमे से कहा, चलो अब काम की बात करते हैं। इतना कहकर एकांश आगे बढ़ गया और विध्वंस जाते जाते एक बार फिर बोला, तू कब तक चुप रहेगा? एकांश ने जवाब में कहा, अभी मैं दहाड़ मारने ही जा रहा हूँ, चलो। जिस पर विध्वंस ने गहरी सांस भरते हुए उसे देखा और तकरीबन रात के 11:30 बजे लोहे के भारी गेट के बाहर दो ब्लैक एसयूवी की रुकी। घनी पेड़ अंधेरे में डूबी घास की जमीन और चारों तरफ इतनी खामोशी कि किसी का साया भी खतरनाक लगे। तभी एसयूवी का पिछला दरवाजा खुला, एकांश बाहर निकला। कंधे पर ब्लैक जैकेट, आंखों में उतरी हुई खामोशी और होठों पर न तसल्ली थी न गुस्सा। उसके ठीक पीछे गुरु भी उतरा। विध्वंस और अध्यात्म दोनों अपने अपने कोनों पर पोजीशन ले चुके थे। हर कोने से फार्म हाउस को घेरा जा चुका था। जब फार्म हाउस के अंदर पुनीत जायसवाल लकड़ी की मेज पर लैपटॉप के सामने बैठा वाइन का ग्लास घुमा रहा था और सामने कुछ विदेशी एजेंट्स बैठे हुए थे, रशियन और चाइनीज गैंग से जुड़े हैं, जिन्हें पुनीत मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट वेट 2 more weeks एंड सारंग एम्पायर विल बी एट आवर फीट। जिसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए और तभी फार्म हाउस की लाइट 2 बार झपकी और सब कुछ एकदम से ब्लैकआउट हो गए। जिसे देखते हुए पुनीत गुस्से से, व्हाट द फक? जिसकी और कुछ कहने से पहले बाहर से एक आवाज़ गूंजती हुई आई, लाइट्स ऑफ और तुम्हारा टाइम भी।
जिसे सुन वो लोग उठने लगे और तभी एक खिड़की का शीशा टूटा और स्मोक ग्रेनेड अंदर फेंका गया, जिसमें से निकल रहे धुएं से सारे लोग खांसते हुए आंखें मलने लगे और तभी एकांश बिल्कुल साइलेंट और कातिल अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा पुनीत की ओर बढ़ा और उसके सामने खड़े दो बॉडीगार्ड्स पर बिना वक्त गंवाए 2 शॉट्स मारे, प्लक प्लक, और दोनों नीचे जा गिरे। जहाँ एकांश के मौत को देवता के रूप में अपने सामने देख पुनीत डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, एकांश लिसन, इट वॉज जस्ट बिजनेस प्लीज। जिसे सुन एकांश उसके सामने आ खड़ा होते हुए कहा, बिजनेस, दैट्स योर लास्ट एक्सक्यूज बिफोर आई टर्न योर टंग इनटू ए शिवबियनियर। जिसकी ठंडी आवाज़ पर पुनीत ने कांपते हुए कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे प्रॉफिट लाया। तभी गुरु भी अंदर आए, जिसे देखते हुए एकांश ने उसे पुनीत की तरफ इशारा किया, डू इट। जिसके ऑर्डर पर गुरु ने बिना एक सेकंड रुके अपनी कमर से गन निकाली और पुनीत के टांग में गोली मार दी, धड़ाम। जिसका इतना करते ही पुनीत चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, आई एम सॉरी, आई श्योर प्लीज। जिसे देखते हुए एकांश उसके सीने पर बैठ गया, तूने मेरे आदमी को फंसाया, मेरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की, मेरे परिवार को टारगेट किया। अब जो होने वाला वो सिर्फ सजा नहीं, उदाहरण है। इतना कहकर एकांश ने अपने जैकेट को जेब से यूएसबी ड्राइव निकाली और एक आदमी को थमाई, टेक ऑल डेटा, एवरी कॉल, एवरी मनी ट्रायल, एवरी डर्टी सीक्रेट। जिस पर विध्वंस ने पास आते हुए पूछा, एक्सक्यूट करे या प्रेस को लीक करना है। एकांश ने बिल्कुल शांत आवाज में, प्रेस को बाद में, पहले उसका प्रेस कर दो। ये कहते हुए एकांश ने गुरु को देखा और गुरु ने गन का मफलर लगाया और फिर 3 सटीक गोली चलाई, एक जांघ पर और दूसरी कंधे पर, तीसरी मुंह के ठीक बगल में, ताकि जीते जी डर खत्म ना हो। जिसके साथ पुनीत अब मरा पड़ा था, लेकिन वो जिंदा था। तब एकांश ने उसके बाल पकड़कर सिर उठाया, तेरी मौत नहीं, तेरी बेबसी मेरी जीत है। तुमसे सड़ती हुई लाश भी ज़्यादा वफादार है। ये कहते हुए उसने गुरु की तरफ देखा और धीमे से कहा, लेट्स हिम रूट। बस देखो कि कोई उसे जिंदा भी ना कर सके, लेकिन मरने की इजाज़त भी न मिले। पेरिस, फ्रांस। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक शानदार टॉप फ्लोर अपार्टमेंट की बालकनी पर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में वाइन का ग्लास, चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, नैतिक चावला था, जो सूटेड पर कभी कभार बिना टाई के बाल हल्के गीले और आंखों में वही आत्मविश्वास जिसे देखकर सामने वाला घबरा जाए। जहाँ वाइन का सिप लेते हुए फ़ोन उसकी उंगलियों में घूम रहा था, जैसे वो खेल रहा हो किसी की किस्मत से। जब बाहर से हो रही बारिश को देखते हुए नैतिक खुद से बड़बड़ा, एकांश शारंग, जिस दिन तुझे तोड़ा ना उस दिन खुद को भगवान समझूंगा, क्योंकि तुझे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए बालकनी से पीछे है, जहाँ लैपटॉप पर एक सीसीटीवी फुटेज चला रही थी, नागपुर के फार्म हाउस की, जहाँ खून से लथपथ पुनीत की लाश को देखते उसने हल्का हंस कर कहा, आई टोल्ड यू, आई एम वॉचिंग यू। ये कहते हुए नैतिक लगातार एकांश को घूरने लगा, जहाँ दूसरी तरफ एकांश फार्म हाउस से वापस होटल जाने के लिए निकल चुका था। गाड़ी में बैठे हुए उसका ध्यान कहीं और ही था। जिसे देखते हुए विध्वंस ने पूछा, क्या हुआ? कभी कभी मन करता है सब छोड़कर भाग जाऊं, एकांश ने खोई हुई आवाज़ में कहा। जिसे सुन विध्वंस ने कहा, थोड़े चौंकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं? एकांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत बुरी तरह से सब कुछ छोड़कर भागना चाहता हूँ। विध्वंस ने धीरे से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? जवाब में एकांश ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, शायद पागल हो गया हूँ, थक गया हूँ यार। एक गेम खत्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है, तो भागने का क्या सोच रहा है? पेरिस, आइसलैंड या फिर किसी और जंग में कूदने की तैयारी है? विध्वंस ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। जिस पर एकांश ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जहाँ भी जाऊँ मैं खुद से तो नहीं भाग सकता ना। इस बार विध्वंस ने सीरियस होकर कहा, तो खुद से क्यों भागना चाहता है एकांश? एकांश ने धीरे से आंखों में मूंदते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि जो मैं बन चुका हूँ वो इंसान नहीं है, सिर्फ एक साया है जो दूसरों की हंसी निगलता है और खुद रोना भूल चुका है। विध्वंस ने कुछ पल चुप रहने के बाद सीट के बैग पर सिर टिका लिया और हल्के से कहा, तू अगर साया है ना, तो मैं तेरे साया हूँ, और मैं तुझसे कहीं नहीं जा रहा हूँ। एकांश विध्वंस की बात सुन हल्का सा खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि ये जो कुछ भी है, पैसा, पावर, नाम, सब जहर है। विध्वंस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जहर है, लेकिन तू जिंदा है क्योंकि तू इसे पीना जानता है, और मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुझे संभालना जानता हूँ। एकांश ने तिरछी नज़र से विध्वंस की तरफ देखा और माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए पूछा, देवी का क्या पंचायती है? डैड ने उसे बुलाया है इंडिया। विध्वंस ने जवाब दिया, मतलब उसके भी लगने वाले हैं? एकांश हल्का सा हंसा, अब तेरे ऊपर सवाल खड़े होंगे। मेरे ऊपर किस तरह के सवाल? विध्वंस कंफ्यूज हुआ।
एकांश ने उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहा, मतलब तेरी शादी भी हो चुकी है और तेरा छोटा भाई बाप बनने वाला है। विध्वंस ने थोड़ी चिढ़ भरी आंखों से एकांश को घूरते हुए कहा, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन साले तू जरूर मेरा मजाक उड़ा रहा है। एकांश उसकी बात सुन हंसने लगा और कहा, आधी आधी तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? देखो तुम दोनों के पछड़े में मुझे मत घसीटा। अध्यात्म ने उन दोनों को इग्नोर करते विध्वंस ने उसकी बात सुन पूछा, आधी तू शादी नहीं कर रहा है क्या? अगर तुझे दिक्कत हो रही है तो हम लड़की ढूंढे तेरे लिए। अध्यात्म ने ड्राइविंग कर रहे मल्हार की तरफ देखा, जो कि आगे ही देख रहा था, और थोड़ा सा अकवर्ड हो गया और फिर बात को टालते हुए कहा, तुम लोग कितने ही खुश हो जो मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, और मैं नहीं कर रहा शादी। मल्हार ने तिरछी नज़र से अध्यात्म की तरफ देखा और विध्वंस ने उसकी बात सुन कहा, किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? हम तो बहुत खुश हैं। अध्यात्म ने आंखें चढ़ाते हुए विध्वंस की तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है, और वैसे भी शादी जैसे इवेंट में बैंड बजाना है बस। जिसे सुन विध्वंस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हमसे छुपाकर भाभी रखी है क्या? अध्यात्म ने एक नज़र मल्हार को देखा और जवाब में कहा, बिल्कुल। सुकून भरी है। एकांश ने अध्यात्म के जवाब सुनकर कहा, मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो? अध्यात्म उसकी बात सुन हंसने लगा तो एकांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कोई जोक मारा है क्या? मैं बस पूछ रहा हूँ। विध्वंस ने शक जताते हुए कहा, इन दोनों को देखा है, हमेशा साथ में रहते। एकांश ने सिर हाँ में हिलाते हुए, बिल्कुल सही। कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? जिसके इतना कहते ही मल्हार ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तो मल्हार ने अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए कहा, ब्रेक खराब है शायद, ये क्या हो रहा है, मैं चेक करता हूँ। ये कहते हुए मल्हार नीचे उतरने लगा, जिसे देख एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रुक जाइए मियाँ, भाग कहाँ रहे हो? मल्हार ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए धीरे से कहा, मैं नहीं भाग रहा हूँ बॉस। विध्वंस ने अध्यात्म को घूरते हुए पूछा, अपने मुंह का शटर खोलोगे या चाहते हो कि तुम्हारी मिसेज से उगलवाए? अध्यात्म ने एकांश के हाथ को मल्हार के कंधे से हटाते हुए कहा, हम बस दोस्त हैं। जिसके रिएक्शन को देखते हुए एकांश ने आंखें सिकुड़ा कर कहा, तो मेरा हाथ क्यों हटा रहा है? अध्यात्म ने जवाब में कहा, क्योंकि तुम उसे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। मल्हार गाड़ी चलाओ। मल्हार ने सिर हिलाकर गाड़ी फिर स्टार्ट कर दिया, जिस पर विध्वंस ने अध्यात्म को देखते हुए, ओह सब समझ जा, इसलिए तुम दोनों कभी अकेले नहीं दिखते। किसी लड़की के साथ तुम लोग तो एक दूसरे को देख कर जी रहे हो। अध्यात्म ने विध्वंस को आंखें दिखाते हुए कहा, वंश मैंने कहा ना हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बकवास बंद करो। एकांश ने अपनी आंखें सिकराते हुए कहा, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे दोस्त नहीं बन गए तुम दोनों इतनी जल्दी? मल्हार ने रियर व्यू मिरर में एकांश की आंखों को देखा, चुपचाप सड़क पर फोकस करने लगा। और विध्वंस ने एकांश का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही, कमरे भी एक ही बुक करते हैं, ब्रश भी साथ में खरीदते हैं, एयरपोर्ट पर भी एक ही बैग होता है। जिस पर मल्हार ने थोड़े सीरियस लहजे में कहा, प्रोफेशनल इंटेंसिटी है हमारे मिशन पर, हम साथ होते हैं। विध्वंस ने थोड़ी मज़े लेते हुए कहा, ओहो भाई, इंटेंसिटी में तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्या बात है? मतलब सीधा शादी नहीं कर रहे हम, लेकिन हनीमून वाला वाइब पहले से चालू है। अध्यात्म ने एक नज़र मल्हार को देखा और विध्वंस को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी दिन बिना किसी प्रूफ के। मल्हार ने ड्राइविंग करते हुए अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान ले ली, जैसे वो समझ गया हो कि एकांश और विध्वंस सब कुछ समझ चुके थे। तब विध्वंस ने एकांश की तरफ देखते हुए पूछा, अंश तुझे कभी अधि के साथ रहकर महसूस हुआ कि उसे तेरे में या फिर हम किसी में से एक में इंटरेस्ट हो? अध्यात्म ने घूरकर विध्वंस को देखा तो विध्वंस ने आगे एकांश से कहा, और तू तो कह रहा था कि सिर्फ मल्हार ये है, ये तो डबल कांड निकला। एकांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विध्वंस ने एकांश की बात सुन कहा, मुझे सच में लगा कि अध्यात्म लड़की ढूंढेगा, उसकी भी एक लव स्टोरी बनेगी, और मैं तो उसके लिए रिश्ते भी ढूंढ रहा था यार। अब उस आंटी को क्या जवाब दूं जिन्हें इसके लिए अपनी भतीजी की फ़ोटो भेजी थी। मल्हार हल्का सा मुस्कुराते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा और अध्यात्म ने थोड़े धीमे स्वर में कहा, देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, ये कोई प्लान करके नहीं हुआ है, मैं बस वही फील करता हूँ जो मेरा दिल महसूस करता है, और मल्हार के साथ आई फील सेफ, आई फील माई सेल्फ। जिसकी बात सुन मल्हार अध्यात्म को देखने लगा और विध्वंस ने चिल होते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, प्यार में जेंडर नहीं देखी जाती, बस लॉयल्टी होनी चाहिए, और तुम दोनों में वो साफ दिखती है। एकांश ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही।
अब समझ आया कि वो लड़कियों को देखकर कुछ कमेंट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं होता। अध्यात्म ने गाड़ी के दरवाजे को खोलते हुए कहा, मुझे अब और नहीं सहना, मैं पैदल चला जाऊंगा। जिसे देख मल्हार ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? चलती गाड़ी से कूदने का इरादा है? वो बस मजाक कर रहे हैं। अध्यात्म ने मुंह बनाते हुए मल्हार को देखा और विध्वंस ने धीरे से एकांत से कहा, अबे इन लोगों का पकड़ना तो देख, ऐसा तो हमने आज तक अपनी बीवी को नहीं पकड़ा। एकांश ने धीमे से हंसते हुए कहा, तेरा नहीं पता, लेकिन मैं तो पकड़ चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। विध्वंस ने घूर कर एकांश की तरफ देखा और उनकी गाड़ी आगे होटल की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कहानी को बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं।